नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का इस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास है उसी का ऑनलाइन वीडियो ये लास्ट में पढ़ाने के बाद बनाया जाता है बच्चों की उपस्थिति में। तो दोनों में आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे बैठे हुए उनका भी और जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनका भी। और आज भाई दूज है और चित्रगुप्त पूजन भी है, तो दोनों इन पर्वों की आपको बधाई। और चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा हमारा सब्जेक्ट मालूम है आपको कि हम पढ़ा रहे हैं आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अर्थात CRPC है ना। और इसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं 4 धाराओं के बारे में। तो धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 10। तो हमने ये धारा थोड़ी सी पेचीदगी लगती है, बच्चों को समझ में कम आती हैं, तो ये धारा हमने पूरी नहीं बता रहे हैं, केवल हम वही चीज़ें बता रहे हैं इसमें जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। गत वर्षों में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये हमारी क्लास जो है वो CRPC की 6वीं क्लास है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहली हमने ली है आपकी धारा 7। धारा 7 का जो शीर्षक है वो है आपका प्रादेशिक खंड। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उन फैक्टों को हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो जैसा कि समानतः हम देखते हैं कि प्राय जो है राज्य के एक ज़िले में जो है वो एक सेशन खंड होता है ना। तो ज़िला है वो CRPC की दृष्टि से आपका सेशन खंड होता है। और एक ज़िले में अगर ज़िला कहीं बड़ा है तो उसमें जो है वो 2 या 2 से अधिक सेशन खंड भी जो है वो हो सकते हैं। तो सेशन खंड कहाँ होते हैं? तो सेशन खंड आपके जो है वो ज़िले में होते हैं। और क्या एक ज़िले में 2 सेशन खंड हो सकते हैं? तो बेशक हो सकते हैं। यदि ज़िला आपका जो है वो बड़ा है तो वहाँ पे 2 या 2 से अधिक सेशन खंड भी हो सकते हैं। और लगभग यही स्थिति आपकी जो है वो जो महानगर है। तो महानगर हमने बताया था कि ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उन्हें राज्य सरकार जो है वो महानगर क्षेत्र के रूप में घोषित करती है। तो यही स्थिति लगभग जो है वो महानगर क्षेत्र में भी है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो सेशन खंड राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। तो सेशन खंड कौन बनाता है? तो सेशन खंड जो है कौन बनाता है आपका? तो ये ध्यान रखना आपको, कौन बनाता है? राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। और इनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन करने की पावर किसको है? वो भी आपको किसको है? राज्य सरकार को है। लेकिन यहाँ पे एक बात कही गई है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से है ना, उच्च न्यायालय का परामर्श लेगी, उसके बाद राज्य सरकार जो है सेशन खंड की सीमाओं आदि में परिवर्तन कर सकती है। फिर हम और देखते हैं कि सेशन खंड को उपखंडों में विभाजित किया जाता है। तो सेशन खंडों को उपखंडों में विभाजित करने का काम कौन कर सकता है आपका? वो भी आपका कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है और उच्च न्यायालय के परामर्श से। तो यह ध्यान रखिएगा, कौन कर सकता है और किसके परामर्श से कर सकता है। तो इस पर आपके क्वेश्चन बने हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगली हम धारा देखते हैं। तो धारा 8, इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी थोड़ा सा। तो धारा 8 जो है वो किससे संबंधित है? महानगर क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? महानगर क्षेत्र से संबंधित है। तो इससे एक क्वेश्चन तो आपका ये आया है कि महानगर क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है? तो यहाँ पे स्पष्ट है, तो राज्य सरकार है ना। महानगर क्षेत्र कौन घोषित करता है? राज्य सरकार घोषित करती है। और ऐसे क्षेत्र को जिसकी जनसंख्या जो है वो कितनी हो? 10 लाख से अधिक हो। तो ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उसको राज्य सरकार जो है वो अधिसूचना द्वारा जो है वो महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है कि महानगर क्षेत्र किसको घोषित किया सकता है? जिसकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से अधिक हो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से ही बना है आपका कि जब हमारी ये संहिता बनकर तैयार हुई और 1 अप्रैल 1974 को है ना, 1 अप्रैल 1974 को ये लागू हुई। तो उस समय जो है वो आपके 4 ऐसे महानगर थे है ना, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। तो उन महानगरों को जो है वो इस संहिता के अधीन जो है महानगर मान लिया गया है। तो वो कौन कौन से थे? ऐसा क्वेश्चन बना एग्जाम में। चलिए हम इनको ध्यान रख लें। मुंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है। इस मद्रास का नाम वर्तमान नाम क्या है? अब चेन्नई है ना। मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई है। और दिल्ली नहीं है इसमें है ना, इसमें आपका दिल्ली नहीं है। वर्तमान में तो महानगर है दिल्ली, लेकिन जो पहले से महानगर माने गए हैं आपकी CRPC की धारा 8 में, उनमें दिल्ली नहीं है। उसमें और कौन है आपका? अहमदाबाद है। तो इस तरह क्वेश्चन आपका आया है कि कौन सा जो है वो प्रारंभ से महानगर नहीं माना गया।
तो उसमें मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या इसको चेन्नई लिख सकता है, और दिल्ली लिखा रहता है जनरली। तो दिल्ली जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं था। दिल्ली बाद में जो है महानगर का दर्जा उसको प्राप्त हुआ, महानगर क्षेत्र का। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। तो महानगर की सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। लेकिन शर्त ये है कि ऐसा कोई परिवर्तन ना किया जाए जिससे उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो 10 लाख से कम हो जाए। तो जनसंख्या 10 लाख का ख्याल रखते हुए और राज्य सरकार जो है वो महानगर क्षेत्र के सीमाओं आदि में परिवर्तन कर सकती है। फिर एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि किसी कारण से, अगर हमने राज्य सरकार ने किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया गया, लेकिन किसी कारण से हो सकता है अकाल कारण से, ये पलायन होने के कारण से यदि उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो 10 लाख से कम हो जाती है, तो फिर राज्य सरकार जो है उसको महानगर का दर्जा जो दिया है राज्य सरकार ने, उसको सरकार जो है महानगर का दर्जा जो है वो समाप्त कर सकती है ना। तो एक तो शर्त है ये कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। यदि किसी क्षेत्र की जो पहले से महानगर घोषित किया गया है और उसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से कम हो जाती है, तो फिर उसका महानगर का दर्जा जो है वो कौन समाप्त कर सकता है? राज्य सरकार समाप्त कर सकती है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लें कि जैसे किसी महानगर को क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया है ना, 10 लाख से कम जनसंख्या हो गई और राज्य सरकार ने क्या किया? अधिसूचना जारी करके उसको महानगर क्षेत्र का दर्जा समाप्त कर दीजिए। लेकिन जो न्यायिक कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जैसे जांच, कोई विचारण चल रहा है ना, तो वो उसी तरह चलती रहेंगी जैसे कि वो महानगर बना है। तो अगर कोई कार्रवाइयाँ समय समाप्त किया गया, जो कोई कार्रवाइयाँ चल रही थी जांच विचारण वगैरह की, तो वो कार्रवाइयाँ यथावत जो है वो अपने नियमानुसार जो है वो चलती रहेंगी। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बता दें कि 10 लाख की जनसंख्या की गणना हम कब करेंगे? तो जनगणना का अर्थ है यहाँ पे पूर्ववर्ती जनगणना, जो भी पहले जनगणना हुई है और जिसके आंकड़े जो है वो सरकार द्वारा जो है वो केंद्र सरकार द्वारा क्या किए गए हैं? प्रकाशित कर दिए गए हैं। तो उस जनगणना के आधार पर महानगर क्षेत्र की जनसंख्या देखी जाएगी। चलिए हम आगे चलते हैं। अगली धारा हमारी कौन सी है? धारा 9 है। तो 9 आपका सेशन न्यायालय के बारे में प्रावधान करती है। तो जब हम धारा 6 पढ़ा रहे थे, न्यायालयों के वर्ग पढ़ा रहे थे, तो उच्च न्यायालय और जो अन्य विधियां हैं उनके अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त, है ना, के अलावा जो है वो 4 प्रकार के न्यायालयों की चर्चा की गई थी। तो पहला न्यायालय कौन था? आपका सेशन न्यायालय। तो धारा 9 में उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए, राज्य सरकार जो है वो प्रत्येक सेशन काहे के लिए? सेशन खंड के लिए कौन? राज्य सरकार एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है आपका कि सेशन न्यायालय कौन स्थापित कर सकता है? तो सेशन न्यायालय कौन स्थापित कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। तो जहाँ पे भी अपन पढ़ेंगे कोई भी न्यायालय की जहाँ पे स्थापना की बात हुई है ना, तो वो राज्य सरकारें ही करती हैं। लेकिन जहाँ पे नियुक्ति की बात है ना, कोई न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, तो ये कौन करता है? आपका उस राज्य का उच्च न्यायालय। कौन करता है? उस राज्य का उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका कि राज्य सरकार जो है वो प्रत्येक सेशन खंड के लिए, है ना, क्या करेगी? एक सेशन न्यायालय की जो है वो सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। और प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक जो है कौन होगा? न्यायाधीश होगा। और इस न्यायाधीश को अपन कह सकते हैं कि डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश, है ना, जो जिले का सबसे बड़ा न्यायिक पद है। तो जिला न्यायाधीश होगा और पीठासीन अधिकारी होगा ये। तो सेशन न्यायालय का पीठासीन अधिकारी एक न्यायाधीश होगा। और वो न्यायाधीश कौन होगा आपका? वो न्यायाधीश कौन होगा? डीजी लेवल का व्यक्ति होगा। और जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपका जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? आपका उच्च न्यायालय। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पुस्तक जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है? आपका उच्च न्यायालय करता है। चलिए अगर हम आगे देखते हैं अपर सेशन न्यायाधीश, हमने बताया था पहले कि अपर सेशन न्यायाधीश भी हो सकते हैं और सहायक सेशन न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ये जो है वो सेशन न्यायालय के कार्यों की सहायता के लिए होते हैं। यदि सेशन न्यायालय के पास कार्यों की अधिकता है तो उस स्थान पर जो है वो उस न्यायालय में जो है वो अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश भी जो है वो नियुक्त किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? याद रखिएगा, किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। तो एक तो निष्कर्ष निकाल लें हम कि जो आपका जिला न्यायाधीश होता है ना, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? हाई कोर्ट कर रहा है, उच्च न्यायालय कर रहा है।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनकी नियुक्ति जो है वो कौन कर रहा है। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। तो सेशन न्यायालय किस स्थान पर बैठक करेगा, माने सेशन न्यायालय किस स्थान पर बैठक करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो कौन करेगा? आपका उच्च न्यायालय करेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सेशन न्यायालय अपनी बैठकें कहाँ पे करेगा, किस स्थान पे करेगा, इसका निर्धारण कौन करता है? आपका उच्च न्यायालय करता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है। चलिए अगली हम धारा देख रहे हैं, धारा 10। कौन सी धारा है? धारा 10, सहायक सेशन न्यायाधीश का अधीनस्थ होना। तो एक समान बात है, हमको भी मालूम है। तो सहायक सेशन न्यायाधीश है ना, सहायक सेशन न्यायाधीश जो है वो किसके अधीनस्थ होंगे? सेशन न्यायाधीश के, माने जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ जो है वो सहायक सेशन न्यायाधीश होंगे। और सेशन न्यायाधीश सहायक सेशन न्यायाधीशों के कार्य वितरण के संबंध में नियम बना सकेगा। माने कि जो सहायक सेशन न्यायाधीश हैं वो कौन कौन से काम करेंगे, है ना, उनके कौन से कार्य करना है, उन कार्य को वितरित करने का काम कौन करेगा? आपका कौन करेगा? सेशन न्यायाधीश। कौन करेगा? सेशन न्यायाधीश। फिर जो तीसरी बात महत्वपूर्ण कही गई है इसमें कि सेशन न्यायाधीश है ना, अगर कोई अर्जेंट मामला है जिसकी सुनवाई करना है, उस सुनवाई के लिए आगे पेशी नहीं दी जा सकती है, और किसी कारण से सेशन न्यायाधीश जो है वो आपका काम करने के लिए असमर्थ है, बीमारी हो सकता है या कोई रीज़न हो सकते हैं, तो काम करना ज़रूरी है, तो वो क्या कर सकता है? वो क्या व्यवस्था बना सकता है? तो वो अपना काम है ना, जो अर्जेंट काम उसको करना था, वो किसको सौंप सकता है? अपर सेशन न्यायाधीश को सौंप सकता है या सहायक सेशन न्यायाधीश को सौंप सकता है। और यदि अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश किसी कारण से अनुपस्थित हैं, है ना, वो भी अनुपस्थित हैं, हो सकता है वो भी बीमार हो, तो फिर किसको सौंप सकता है? आपका सीजीएम को, है ना। सीजीएम को क्या बोलेंगे? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसको जो है सौंप करके कार्य को जो है वो गति दे सकता है। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही क्लास थी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं है, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि दिसंबर 2022 तक आपकी जो है सिविल जज की 2022 की वैकेंसी आ जाएगी। तो अभी हम आराम से पढ़ा रहे हैं। हमने आईपीसी यहाँ पे अपनी ऑफलाइन क्लास में ख़त्म की है, और दूसरा एक्ट हमारा जो है वो सीआरपीसी है। तो इससे भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, और आईपीसी से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बच्चों को हम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई भागम भाग, कोई जल्दी नहीं है। तो बच्चों को काफ़ी समझ में आ रहा है। बच्चों के निरंतर जो है वो टेस्ट लेने का हम प्रयास कर रहे हैं, और क्लास के आने पर हम डेली जो है वो पुरानी चीज़ जो हम पढ़ाते हैं तो उनको हम पूछना तो अपना एक प्रकार से कर्तव्य समझते हैं। तो चलिए अगली क्लास में हम आपको फिर मिलेंगे। कल होगी हमारी अगली क्लास, और धारा 10 के बाद हम उसमें और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।